वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा क्या फैसला किया तुमने। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने वाला मैं हूँ। आरुषि से तनु मैंने बनाया तुम्हें। प्रॉपर्टी के पेपर्स दो मुझे। मयंक, इस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये बहानेबाजी मत करो मेरे सामने, समझी ना। अगर मैं बना सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ। मयंक, धमकी मत दो मुझे। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, मगर अब तुम मजबूर कर रहे हो ना, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम जिस आधार पर मुझे धमकी दे रहे हो ना, ठीक उसी आधार पर मुझे राजलक्ष्मी भी धमकी दे रही है। प्रॉपर्टी के पेपर्स हथियाना चाहती है, तुम्हें अपने रास्ते से निकालना। राजलक्ष्मी? अच्छा, तो ये औरत हम दोनों के बीच में कांटा बनी। ठीक है, इस कांटे को रास्ते से निकालने का उपाय तो मुझे करना है। लेकिन तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि अगर मैं कांटे निकालना जानता हूं तो उसके साथ साथ जुड़े फूलों को नोचना भी चाहिए। अरे वाह दादी माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरा कमरा इतना अच्छा सजा दिया आपने। तुम्हें अच्छा लगा अपना कमरा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। दादी माँ के हाथों में तो जादू है। ऐसी कोई बात नहीं है पगड़ी। जो काम मन लगाकर करोगे ना, वो काम जरूर अच्छा होगा। लेकिन आप तो जो भी काम करती हैं अच्छा ही होता है। हमारे लिए तो आप सब कुछ हैं दादी माँ। नहीं बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अमृता को देखो, गैर होकर भी वो हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। अच्छा ये बताओ, परसों अकुल के घर वाले आ रहे हैं ना? तुमने अपनी सगाई के लिए कपड़ों का इंतजाम किया? एक फैशन डिजाइनर मिल गई थी, बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करती हैं। मैंने सोचा उन्हीं को कांटेक्ट कर लिया जाए। वाह, ये तो तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया। सब कुछ आप ही से तो सीखा है। सॉरी साहिल, मुझे आने में जरा देर हो गई। देर तो मैंने कर दी अपनों को पहचानने में। जिस इंसान पर मैं विश्वास करता था, आज उसी ने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला? कैसा झूठ बोला? मुझसे कहकर गई थी कि तुम पापा के घर जा रही हो, लेकिन पापा का खुद फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वहां नहीं आई। साहिल, तुम्हारा इस बात पर मुझसे नाराज होना बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं पापा से मिलने के लिए निकली थी घर से, मगर रास्ते में मैंने सोचा कि क्यों आदित्य से मिल लिया जाए, क्योंकि आदित्य फोन पर बहुत नाराजगी जाहिर कर रहा था।
कह रहा था कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उससे कोई मिलने भी नहीं गया, ना तुम ना ही मैं। इसीलिए मैं आदित्य से मिलने उसके घर चली गई और बातों बातों में वहां काफी वक्त गुजर गया। मैंने सोचा भी था एक बार कि तुम्हें फोन लगा लूं, पर मैं डर गई थी। ऐसा मुझे लगा था कि मेरा मयंक के यहाँ जाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम आदित्य से फोन करके पूछ लो अभी। मुझे तुम्हारा मयंक से मिलना पसंद नहीं, लेकिन पूर्वा और आदित्य से मिलना पसंद नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। और अगर तुम आदित्य से मिलने गई थी तो मुझे बता सकती थी। देखो, तुम नाराज हो जाओगे इसलिए मैं डर गई थी। आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी। खैर छोड़ो ना इन सब बातों को। आदित्य को पाकर पूर्वा बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी वापस आ गई है। बस पूर्वा खुश रहे और आदित्य सही सलामत रहे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वैसे तुम आदित्य से मिलकर आई, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। आदित्य दुख जाहिर कर रहा था कि तुम हॉस्पिटल तक गए और तुमने उससे मुलाकात तक नहीं की। क्या करूं, हॉस्पिटल में सिचुएशन ही कुछ ऐसी पैदा हो गई थी कि उससे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन एक दो दिन में उससे जाकर मिल लूंगा। पापा ने फोन पर क्या कहा था? पापा ने वही सब शादी की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम लोगों को बराबर से हिस्सा लेना है और तुम लोगों की सलाह के बिना मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तो ठीक है ना, परसों सगाई है, हम एक दिन पहले वहां चले जाएंगे। ठीक है। इसी तरह मेरी नाराजगी वाली बात अगर तुम्हें बुरी लगी हो तो रियली सॉरी। ऐसी बातें कर रहे हो सर, अब पति पत्नी में इतनी नोकझोंक तो होती रहती है। लो आदित्य, दवाई खा लो। जमाना कितना बदल गया है, किसी को किसी की परवाह ही नहीं रही। किसकी बात कर रहे हो आदित्य? इसे किसकी परवाह नहीं? देखो ना, कितने दिन हो गए हैं और कोई मिलने ही नहीं आया, ना साहिल भैया ना तनु भाभी। आदित्य, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो दोनों हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमेशा हमारे टच में रहते हैं। और साहिल भैया, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, सारा का सारा बिजनेस खुद ही संभालते हैं। और तनु भाभी पूरा घर संभालती हैं, बच्चे को देखती हैं, और ऊपर से उनके भाई की शादी भी आ गई है ना, कितनी बिजी होंगी वो। भाई तुम औरतों को अपने मायके वालों की चिंता बहुत लगी रहती है, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अच्छा, मैंने भी तो देखा है, तुम भी तो मयंक भैया के बारे में एक भी बात नहीं सुनते। मयंक भैया कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उनकी बातें तुम्हें बिल्कुल बुरी नहीं लगती, उल्टा उनकी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहते हो। भाई आखिर भाई होता है। आदित्य, हाँ भैया। मैं ये पूछने आया था कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं लग रही थी। भूख नहीं लग रही थी या खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि नानी माँ ने बनाया? कैसी बातें कर रहे हैं भैया? अरे जिनके हाथ का बना खा खा कर हम बड़े हुए हैं, उनके हाथ का खाना खाने में क्या ऐतराज? अब हम बड़े हो गए हैं, अलग हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई। हो सकता है किसी ने तुम्हें भड़का दिया हो कि प्रॉपर्टी की लालच में आकर नानी माँ ने खाने में जहर मिला दिया। नहीं मयंक भैया, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैंने इस वजह से खाना नहीं खाया? दुश्मन चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, हमें मात नहीं दे सकता। हमें जो चाहिए वो तो हम ले ही लेंगे। और हम दो भाइयों के बीच में अगर किसी ने दरार डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मयंक भैया क्या कहकर चले गए? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। सब कुछ समझकर चुप रहने में ही सुकून है। मयंक कहता है
उसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, आरुषि से तनु बनाया, उसे मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। उधर मयंक है, इधर राजलक्ष्मी, जो दावा कर रही है कि वह आरुषि को उस वक्त तक नहीं मरने देगी जब तक उसे मेरी